हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और आज हम फिर से एमसीक्यूज़ लेके आए हुए हैं। और आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए बल्कि आप जितने भी एग्जामिनेशंस देंगे उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। और ये जो क्वेश्चंस अभी आगे देखने वाले हैं ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये यूपीएससी के विभिन्न एग्ज़ाम्स जो कि हुए हैं काफ़ी टाइम से उनमें ही पूछे गए हुए हैं। तो प्लीज़ इनको बहुत केयरफुली स्टडी करना ज़रूरी है। और एक और चीज़ कि प्लीज़ अपना पेन और पेपर अपने साथ रखिए, क्योंकि आज थोड़ा सा डिफरेंट एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। वो इसलिए कि हम इनके जो ऑप्शंस हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं। तो आप सोच रहे होंगे ऑप्शंस होमवर्क सर, समझ नहीं आया। चलिए आगे शुरू करते हैं वीडियो, आपको लग जाएगा पता कि क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाय। हमारे पास चार ऑप्शन है: दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मदन मोहन मालवीय। ठीक है जी। तो इसका आंसर जो है वो है दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी। अब उससे पहले एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले आपको जो होमवर्क है वो ये है कि आपको महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ना है, सरदार पटेल जी के बारे में पढ़ना है और मदन मोहन मालवीय जी के बारे में ही पढ़ना है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री इतनी वास्ट है कि हम अभी लास्ट मिनट रिवीजन में चल रहे हैं, तो हम नहीं इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन हम ऑप्शंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शंस में अगर आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और मदन मोहन मालवीय जी, तो इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है जी। तो अब हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। ठीक है जी। दादा भाई नौरोजी के बारे में, ये यूके के फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 1892। अगर कभी ये क्वेश्चन आता कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन एमपी ऑफ यूके पार्लियामेंट, तो दादा भाई नौरोजी आएगा। ठीक है जी। ये एक प्रोफेसर भी थे मैथमेटिक्स और फिलॉसफी में। और इन्होंने अपनी खुद की कॉटन ट्रेडिंग कंपनी भी बनाई थी जो कि लंदन में थी। ये लंदन में बिजनेस भी करते थे। ठीक है। और लंदन में बिजनेस करते थे तो लंदन में इंडियन सोसाइटी भी बनाई थी और एक ईस्ट इंडियन एसोसिएशन भी बनाई थी। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। एसोसिएशंस, बुक्स और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे एमिनेंट लीडर्स ने की होती है। उन कौन सी बुक्स होगी, कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश करे, कौन सी एसोसिएशन बनाई, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो ये जो थे फाउंडर मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है जी। फाउंडर मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी जी? 1885 में। अलॉन्ग विद फाउंडर मेंबर और कौन थे? दिनशा वाचा जी और ए ओ ह्यूम। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। हमारे पास क्वेश्चन अगर आता है तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर मेंबर्स कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी। दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा और ए ओ ह्यूम। और कौन सी ईयर में? 1885। ठीक है। इन्होंने जी बहुत अच्छी एक ड्रेन थ्योरी दी थी जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्होंने डिस्कस भी की थी, क्योंकि एमपी थे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ड्रेन थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। अब ये ड्रेन थ्योरी क्या थी? इन्होंने कहा था कि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरीके से फंक्शन कर रही है कि हमारी जो वेल्थ है वो ड्रेन हो रही है इंडिया से। इसके बारे में बात किया था। हम सभी को पता है कि हम सोने की चिड़िया होती थी और हमारे ब्रिटिश राज में कितना कुछ हमारे कंट्री से गया हुआ है, कोहिनूर तक हमारे वहाँ पे है। ठीक है जी। तो ये ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। और ये जो हैं फाउंडर थे रहनुमा मज़ेदार सभा के भी। और ये 1851 में है। तो देखिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपने पेन पेपर प्लीज़ लेना है। आपको पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन यू हैव टू राइट इट। लिखने से आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस आपके पक्का किसी ना किसी एग्जाम में टकरेंगे। ईपीएफओ में भी ये आ सकते हैं। ठीक है जी। और ये कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके 3 बार। ठीक है जी। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट 3 बार रह चुके हैं। तो ये है दादा भाई नौरोजी के बारे में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्टेड हिज सत्याग्रह इन इंडिया? ठीक है जी। तो इंडिया में सबसे पहले सत्याग्रह, अब ये देखिए इंडिया की बारी है, इंडिया की बारी है। ठीक है। अब महात्मा गांधी जी के बारे में आ रहे हैं तो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके मैं आपको एक
चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे तरीके से भी रिवाइज हो जाए और आप बोर भी ना हो, तो प्लीज़ जाइए गांधी मूवी देखिए। आप बोलेंगे सर मूवी? हाँ जी, जब आप फ्री हों, जब आपको रिलैक्स करना है, गांधी मूवी देखिए। और वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप जैसे जैसे उसको देखते जाएंगे, आपको क्रोनोलॉजी ईयर वाइज ईयर सब कुछ समझ आता जाएगा और आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है जी। तो अब आते हैं कि सबसे पहला सत्याग्रहण कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर है चंपारण। ठीक है, चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो चंपारण जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। तो हुआ क्या है कि 1914 और 1916 में वहाँ के फार्मर्स ने रिवोल्ट कर दिया था अगेंस्ट ब्रिटिश, कि वहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन करवाई जा रही थी। उस टाइम पे इंडिगो की बहुत ज़्यादा मांग हो गई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिगो की कल्टीवेशन करें, और जो उनकी जो पैमाने थे वो बहुत ही अनजस्टिफाइड थे। तो पंडित राजकुमार शुक्ला जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब अभी मैंने कहा है कि गांधी मूवी देखेंगे तब भी आपको ये वहाँ पे पंडित राजकुमार शुक्ला जी का कैरेक्टर भी मिल जाएगा। उन्होंने परsuade किया था गांधी जी को कि आप आइए प्लीज़ हमसे बात कीजिए, और 1917 में फर्स्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। अगर आप आज वो मूवी देखते हैं, आप ये पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री को माइंड में विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जाइए वो मूवी देखिए। ओके, तो ये है कि चंपारण जो है वो हमारा फर्स्ट सत्याग्रह था इन इंडिया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मो समाज जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, मोनोथिज्म, पॉलीथिज्म, एथिज्म, मोनोइज्म। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि इसके बारे में आपने वर्ड मीनिंग्स निकालने हैं। मीनिंग्स निकालने हैं। आप बोलेंगे सर आप क्यों बैठे हुए हैं वीडियो के पीछे। देखिए, हिस्ट्री और के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ के कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इंग्लिश का भी सेक्शन है। अगर आपने ये 3 वर्ड्स को गूगल करते हैं, समझते हैं और लिखते हैं, आप ही का फ़ायदा होगा। मैं बताने को अभी बता सकता हूँ, लेकिन दिस इज़ योर होमवर्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मैं ज़रूर बता देता हूँ। इसका मतलब होता है एक डॉक्ट्रिन या बिलीफ जिसमें कि एक ही भगवान है। ठीक है, एक ऐसा बिलीफ कि उसमें हम मानते हैं कि भगवान सिर्फ एक है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो भगवान एक ही है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है कि ब्रह्मो समाज जो था वो राजा राम मोहन रॉय जी ने 1829 में स्टार्ट किया था। ठीक है जी। और ये देखिए अब यहाँ पे मीनिंग भी आ गया कि डॉक्ट्रिन और बिलीफ दैट देर इज़ ओनली वन गॉड, इसका ये मतलब आ गया। तो हमारा जो ब्रह्मो समाज है वो स्टार्ट किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। और इसका इस एम क्या था सभा का? कि सिर्फ एक भगवान को प्रे करना है। प्रीस्टहुड मतलब कि पंडितों के जो, नो ऑफेंस, मतलब इतने ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं या सेक्रीफाइसेस होते हैं, ठीक है, उनसे हमें दूर हटना है। कि काफ़ी चीज़ों में फंस जाते हैं कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो। तो राजा राम मोहन रॉय जी कहते थे कि एक ही भगवान है और हमने सिर्फ उन्हीं की ही पूजा करनी है। ठीक है जी। ओके, तो ये जो सभा है उसमें 2 स्प्लिट हो गए थे। आप देखेंगे कि बुद्धिज़्म में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जितने भी बड़े बड़े रिलीजन्स हुए हैं या कोई सभाज हुई हैं उसमें स्प्लिट्स आते ही रहते हैं। तो इसका स्प्लिट आया था कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एक बन गई थी और आदि ब्रह्मो समाज दूसरी बन गई थी। ठीक है जी। तो ये अलग अलग हैं, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और आदि ब्रह्मो समाज, ये इसी ब्रह्मो समाज से स्प्लिट होके आई थी। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, हम राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, उनको हम मॉडर्न इंडिया के रेनेसांस के बारे में, उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के रेनेसांस के बारे में मानते हैं। ठीक है, अब रेनेसांस का मतलब क्या होता है? रीबर्थ। अब क्या है कि काफ़ी टाइम से आर्ट हो, कल्चर हो, लिटरेचर हो, कुछ धारणाएं बन जाती हैं। ठीक है, सोसाइटी उसी तरीके से चलती है, लेकिन सोसाइटी में चेंज लाने के लिए कभी ना कुछ होना पड़ता है। कोई ना कोई ऐसा इंसान आता है जो सोसाइटी में चेंज लेके आता है। यूरोप में रेनेसांस हुआ था तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी। ठीक है, इंडिया में रेनेसांस चेंज हुआ तो काफ़ी चीज़ें हुई थी। विडोरी मैरिज एक्ट आया था, फिर आपके सती प्रथा ख़त्म हुई थी। ठीक है जी। तो इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेनेसांस कहते हैं। ठीक है, और इनको जो टाइटल ऑफ राजा है, वैसे इनका नाम राम मोहन रॉय है था,
लेकिन जो टाइटल है वो मुग़ल एम्परर जो थे दिल्ली के, अकबर टू, पुराने वाला अकबर नहीं जी, अकबर टू, ठीक है, उन्होंने दिया था। और इनका जो पब्लिश्ड वर्क है वो है तुफ़त उल महदीन, ठीक है जी। ये भी है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर रखिए। और ये आत्मीय सभा के भी फाउंडर रह चुके हैं, ठीक है। बहुत इन्फॉर्मेशन है, लिखते रहिए, इसको जितना रिवाइज करेंगे उतना ही बेटर है। कुछ हमारे हिस्ट्री में ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, एमिनेंट लोग हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन में जब हम गए थे तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी थे, सरदार पटेल थे, ऐसे काफ़ी नाम हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना है और उनके बारे में जानना है, कुछ टिपिकल चीज़ें। क्योंकि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में टकर गए और आपने वो पढ़े हुए हैं तो आप ईपीएफओ या कोई भी दूसरा एग्ज़ाम है वो निकालेंगे और आप बोलेंगे बल्ले बल्ले मज़ा आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है जी। ओके, चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके, तो इसके ऑप्शंस है अल हिलाल, कॉमरेड, इंडियन सोशलिस्ट, ज़मींदार। तो इसका आंसर है ए, अल हिलाल। चलिए अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, ठीक है। इनको हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में। ये 1923 में यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, सिर्फ 35 साल की उम्र में, तो काफ़ी यंग एज में ये इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने बुक्स लिखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इंडिया विंस फ्रीडम, गोबर ए खातिर, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक है, ठीक है जी। और ये एक और चीज़ कि इंडियाज़ इंडिपेंडेंट फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है जी। और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन जो था 1950 में भी इन्होंने ही फाउंड किया था, इन्होंने ही उसकी शुरुआत करी थी, ठीक है जी। तो देखिए ये मॉडर्न 1947 से पहले भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है और आफ्टर 47 भी ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं और इन्होंने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन भी फाउंड किया है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बिगैन विद द डांडी मार्च, ठीक है जी। इनमें से हमारे पास 4 मूवमेंट्स का ऑप्शन है, ठीक है जी। और इसमें से डांडी मार्च के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब आपका फिर से आ गई वो चीज़, आपको पढ़ने और चीज़ों के बारे में पढ़ना है, होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ना है और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। आप हमारे स्लीपी क्लासेस की सेक्शंस में जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन मिलेंगी। हमने हिस्ट्री के काफ़ी पोर्शंस कवर किए हुए हैं, अगर आप जा सकते हैं वहाँ पे वीडियोज़ को देखिए, ढंग से समझिए, अपने नोट्स बनाइए और उन नोट्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है जी। तो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था, ये डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। तो हुआ ऐसा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़ा 78 अदर लोगों के साथ, 78 इम्पॉर्टेंट है, ओरिजिनली 78 के साथ निकले थे और फिर रास्ते में बहुत ज़्यादा उनको मिल गए थे और उन्होंने 25 दिन तक ट्रैवल किया था और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पे पहुँच गए थे और वहाँ पे उन्होंने नमक बनाया था। अब आप बोलेंगे सर नमक क्यों बनाया था, नमक इसलिए बनाया था कि जी वो इलीगल कर दिया था गवर्नमेंट ने मोनोपोली रख ली थी। मोनोपोली का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक अधिकार, कि ये चीज़ हम ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट ही कर सकती है और कोई नहीं। तो अब आप अपने ही कंट्री में आप नमक तक एक एक बेसिक चीज़ को नहीं बनाने दे रहे हैं, उसकी वजह से ये हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट निकला था, ठीक है। तो ये साइट नहीं है जी, ये सॉल्ट है, ठीक है जी। तो गांधी जी ने सॉल्ट बना के ही मेड श्योर कि वो ओबे नहीं करेंगे रूल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को ओबे नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिसोबे। तो यहाँ से आ गया डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये है सिविल डिसोबीडियंस के बारे में। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो जो स्लोगन है वो कौन से मूवमेंट से निकला था। तो इसका क्या
आंसर है? तो जी इसका आंसर है, अब फाइनली हम पहुंच गए हैं जी, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। अगेन बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए जी, वर्चुअली हम पढ़ा रहे हैं, आपको वीडियोस दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन पक्की हो, इसलिए आपको होमवर्क करने पड़ेंगे। जो इंसान होमवर्क करेगा, देखिए छोटे बच्चों को कहते हैं ना हम क्लास में, होमवर्क करेगा उसको ट्रॉफ़ी मिलेगी, प्राइज़ मिलेगा। वैसे ही अगर आप ये होमवर्क करते हैं, आप ही का ही फ़ायदा होगा। सब कुछ हमारे स्लीपी के चैनल में अवेलेबल है, उसका प्लीज़ फ़ायदा उठाइए और अपनी सिलेक्शन पक्की कीजिए। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में करते हैं थोड़ा सा, कि बैकग्राउंड पे आते हैं कि 1939 में, ठीक है जी, लॉर्ड लिंथगो ने कहा कि जी वर्ल्ड वॉर 2 हो गई है, अब हमें इंडियन सैनिक चाहिए। अब ऑब्वियसली क्योंकि हम ब्रिटिश राज में थे, तो उन्होंने कहा कि चलो अब हमें तो इंडियन सोल्जर्स चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 में भी इन्होंने लिए थे। तो ये जी फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है, माफ़ी जी, ये है कॉपरेशन, ठीक है जी, कॉरपोरेशन नहीं जी, कॉपरेशन है। तो उन्होंने इंडियन लीडर्स से ही कॉपरेशन मांगनी थी, क्योंकि इंडियन लीडर्स जो हैं वो हमारे लोगों को मनाते कि हाँ ठीक है आप चले जाओ, लड़ो, मर जाओ इनके लिए। तो उसके लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया। लेकिन जो हमारे इंडियन लीडर्स थे उनका भी सब्र का बांध टूट चुका था, ठीक है जी, 1939 के आसपास। ये 47 से पहले जब होते हैं ना, कि बिल्डअप हो रहा था कि अब मिलने वाली है, तो इंडियन लीडर्स ने एग्री नहीं की रहा क्रिप्स मिशन, और ये फेल हो गया, ठीक है जी। तो 1942 में महात्मा गांधी जी ने एक स्पीच दी मुंबई में, और स्पीच कहाँ दी थी? अगस्त क्रांति मैदान में। और तब उन्होंने कहा था डू और डाई, ठीक है जी। तो अगस्त क्रांति मूवमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट और अगस्त क्रांति मूवमेंट, तो दोनों सेम ही है। अगस्त क्रांति ग्राउंड में ये चीज़ हुई थी, और ये बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी था, उस टाइम पे इन्होंने दिया था कि करो या मरो, ठीक है जी। आपको भी करना है या मरना है, इस बार एग्ज़ाम निकाल के रहना है आपने, यू हैव टू क्रैक द एग्ज़ाम, ठीक है जी। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड? तो जी इसका सही आंसर है लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। तो अब रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ओके। तो ये जो लॉ था ये मार्च 1919 में हुआ था। अरे ये 1919 बड़ी ही ज़्यादा डेट जो है, वो आप जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी वो सोच रहे होंगे यार बड़ा कुछ स्पेशल हुआ था इस टाइम पे, ठीक है जी। तो पहले हम बैकग्राउंड में आके फिर आगे की बात करते हैं कि ये एक्ट क्या कहता था, कि ये पावर देता है टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल, मतलब कि उठा लो किसी को भी, ठीक है। और ये पुलिस को बोलता था कि आप सर्च कर लो बिना किसी वारंट के, मतलब कि गुंडा राज ही हो गया था उस टाइम पे। और ये रिस्ट्रिक्शन भी डाल दी थी फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, मतलब आप बोल भी नहीं पाओगे। पहले तो किसी को उठा लो, ठीक है जी, किसी के भी घर में घुस जाओ, और उसके बारे में प्रेस में भी नहीं लिख सकते। तो ये एक ना ब्लैक बिल बोला गया था इंडियन लीडर्स ने, ठीक है। अब आते हैं कि हुआ क्या था, कि 13 अप्रैल को 1919 को क्या हुआ जी थी, क्या हुआ था जी? एक बहुत ही सैड कहानी है। जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ था कि माइकल माइकल ओ डायर जो थे हमारे जर्नल, उन्होंने ओपन फायर कर दिया था। अगर आप कभी अमृतसर जाते हैं गोल्डन टेम्पल, तो उसके बिल्कुल साइड में ही जलियांवाला बाग की साइट भी है। काफ़ी अच्छी जगह है, आपको जाना चाहिए जो भी कभी विज़िट करते हैं। तो उन्होंने ओपन फायर कर दिया था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। तो हुआ ऐसा था कि बैसाखी का दिन था, और उस दिन लोग सिर्फ इकट्ठा हुए थे। तो जनरल डायर ने कोई वार्निंग दी कुछ नहीं करे, ओपन फायर कर दिया। और आई थिंक लेजेंड ऑफ भगत सिंह, देखिए मैं मूवीज़ के ऊपर आ रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे बनी हुई। तो लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भी ये दिखाया गया कि कैसे कितने लोगों को वहाँ पे मार्मिकता से मार दिया गया था, बच्चे बूढ़े सारे सब लोग थे, बैसाखी का था फेस्टिवल, ठीक है जी। तो ये रॉलेट एक्ट और ये 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसकर, इसको आपको याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है जी। ये रिलेटिबिलिटी है, दोनों 1919 में होती है, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है जी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
तो हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है जी। तो एक होता है कि कौन लेके आया था, एक होता है कि कौन किसने रिपील किया था। ठीक है जी। तो इसका जो आंसर है, किसने रिपील किया था, रिपील किया था जी लॉर्ड रिपन ने, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो था वो 1858 में लॉर्ड लिटन ने पास करा था। ठीक है जी। और इसमें क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो किसी भी प्रिंटर और पब्लिशर को बुला सकता है अपने पास, और वो कहता है, वर्नैकुलर का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है, वर्नैकुलर का मतलब होता है लोकल डायलेक्ट, मतलब भाषा। अब इंडिया में इतनी ज़्यादा न्यूज़पेपर, आप प्लीज़ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स कौन किस लीडर ने कौन सी पब्लिश करी थी उसके बारे में भी पढ़िएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्पेक्ट्रम, काफ़ी लोगों के पास स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी बुक, उसमें इसके बारे में डिटेल है, उसके बारे में पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, लिखते रहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो कमिंग बैक, तो जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो प्रिंटर और पब्लिशर को बुला सकते हैं और उनसे बॉन्ड साइन करवा लेते थे कि जी आपने आपने अंडरटेकिंग देनी है हमें कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि डिसअफेक्शन शो करे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है। तो एक ये पॉइंट था इसका। और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे वो सीज़ कर सकते थे प्रेस को, मतलब कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो प्रेस बंद करो इनकी। और जो मैजिस्ट्रेट के जो एक्शन थे वो फाइनल थे, मतलब कि उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो लॉर्ड रिपन ने इसको रिपील किया था एक्ट को, कौन से ईयर में किया था, 1882 में। देखिए कितना डिफरेंस है। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट, पहला फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। अब आप देखिए कि जब हम हमारे ब्रिटिशर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी बना के, कौन से ईयर में आए थे, कौन से ईयर में आए थे जी, 1608 में आए थे। और कहाँ पे आए थे, सूरत, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो कौन सा फोर्ट बनाया गया था, तो इसका जो सही जवाब है वो है सेंट जॉर्ज। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, देखिए ऊपर कहिए कि 1608 में आए थे वो सूरत के पोर्ट के पास। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो आपका सेंट जॉर्ज फोर्ट है ना, ये 1639 में, तो अब देखिए कि उनको मलक्का स्ट्रेट किस साइड पड़ा जी। अब ये सूरत जो है, सूरत इस साइड है, और जो ये सेंट जॉर्ज जो आपका फोर्ट है ये तमिलनाडु के पास इस साइड है, मलक्का स्ट्रेट। ये मतलब आप ज्योग्राफी पे नहीं जाएंगे तो बढ़िया ही है, क्योंकि ईपीएफओ में नहीं है, बट आप पढ़ लीजिए, इट्स गुड। तो अब क्या है कि यहाँ पे एक्सपेंशन की ज़रूरत थी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया ब्रिटिशर्स ने 1639 में, कि यहाँ से तो आपका उनका पोर्ट का काम चल ही रहा है, यहाँ से सारे कॉन्डिमेंट्स या फिर जितने भी मसाले वगैरह हैं वो सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन ये वाला एरिया भी कवर करना था, तो यहाँ पे एक फोर्ट बना दी। ये बेसिकली धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे थे, एक ही फोर्ट नहीं है, काफ़ी फोर्ट बनाए थे। ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। सोम प्रकाश। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको चार, इसमें से सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नॉट टू मेंशन अगेन इनके इनके और इनके बारे में। देखिए महात्मा गांधी तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन में आया है, तो उनके बारे में पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम जब कर रहे थे बात की प्रवासी भारतीय दिवस कौन से दिन में एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, तो अब देखिए कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन महात्मा गांधी जी वापस आए थे, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। गांधी मूवी देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगी कि कौन से रेलवे स्टेशन पे उनको फेंका गया था साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे भी एक प्रतिमा बनी है और वो क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है जी। ये उनका जेल में कौन सा फ्रेंड बना था साउथ अफ्रीका की जेल में, उसका नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। चलिए अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में जानते हैं। ठीक है जी। तो ये जो न्यूज़पेपर है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने स्टार्ट की थी 1899 में,
और उन्होंने एक एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक भी लिखी थी, बोर्नो परिचय, बंगाली थे तो बोर्नो परिचय, ये एक पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए। ही वॉज इंस्ट्रूमेंट इन पासिंग विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी और राजा राम मोहन रॉय ने बहुत ज़्यादा सोशल चेंज किए हुए हैं। आप ज्योतिबा फूले के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ऐसे एक सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना हिस्ट्री में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब इस पूरे एमसीक्यू को ख़त्म कर लेंगे और जो जो चीज़ें इस एमसीक्यू में हमने डिस्कस करी हैं, प्लीज़ अपना ब्रेन जो है थोड़ा सा खुला रखिए कि हाँ सोशल रिफॉर्म्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया है, तो चलो आज मैं वो टॉपिक ख़त्म कर लेता हूँ या लेती हूँ। हमने आज पीजेंट मूवमेंट के बारे में बात करी है, तो वो टॉपिक ख़त्म कर लेती हूँ। सत्याग्रह के बारे में कह रहा हुआ है, बरदौली बहुत सत्याग्रह हो उनके बारे में किया है, तो वो कर लेता हूँ। उससे क्या होता है कि आपकी रिवीजन भी हो जाती है और क्वेश्चन टकरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। तो और ही वॉज नाइटेड बाय ब्रिटिश। नाइटेड का मतलब क्या होता है जी, कि वहाँ के जो क्वीन है वो तलवार से उनको सर का दर्जा दे देते हैं, जैसे कि सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज़ फॉर टुडे। और एमसीक्यू ख़त्म करने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और हिस्ट्री में स्पेशली ऑप्शंस को मत नज़रअंदाज कीजिए। ऑप्शंस अगर वहाँ पे मेंशन करें हैं एमिनेंट पर्सनालिटीज़ या फिर कोई बुक्स, उसको गूगल कीजिए, आपको और भी चीज़ें पता लगती हैं। तो प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। थैंक यू।